अरे वो मिठाई के डब्बे आए कि नहीं? अरे जल्दी करो भाई, कितना वक्त लगता है तुम लोगों को तैयार होने में। मेहमान इकट्ठा होने लगे हैं। चलो चलो जल्दी करो। आज घर में बड़ी व्यस्तता थी, होती भी क्यों नहीं, शादी का माहौल जो था। 2 दिन बाद ही सोनाली की ननद मोनिका की शादी है और आज उसका महिला संगीत है। सोनाली को शादी की भागदौड़ में पार्लर जाने का समय ही नहीं मिल पाया। सोनाली सोच रही थी कि अब तो खुद ही तैयार होना पड़ेगा, पर सोनाली को ज्यादा मेकअप करना नहीं आता था। फिर भी उसने हल्का मेकअप किया और पीले रंग का सूट पहना, कानों में बड़े बड़े झुमके पहने। उसे ज्यादा स्टाइलिंग नहीं आती थी और ना ही बाल बनाने आते थे, इसलिए उसने बालों का सिंपल सा स्टाइल बना लिया। तैयार होने के बाद सोनाली बहुत ही सुंदर लग रही थी। पीले रंग के सूट में वो खूब जच रही थी। तभी कमरे में सोनाली का पति सौरभ आता है। सोनाली को देखकर सौरभ भी उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाता। क्या बात है, आज तो गजब ढा रही हो। याद है ना, शादी तुम्हारी ननद की है। हटो भी, सोनाली ने बात को टालते हुए कहा। तुम किसी काम से आए थे क्या? सौरभ ने कहा, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था, वो बुआ जी तुम्हें बुला रही हैं। सोनाली ने कहा, ठीक है, आप चलो, मैं आती हूँ। जी मैडम, कहकर सौरभ कमरे से चला जाता है और सोनाली मुस्कुराकर रह जाती है। सोनाली बुआ जी से मिलने के लिए बाहर जाती है। सोनाली को देखते ही बुआ जी बोलती हैं, अरे वाह, आज तो तुम बहुत सुंदर लग रही हो। ये सुनकर सोनाली हंस देती है। वहीं पर सोनाली की ननद मोनिका और सास सुशीला जी भी होती हैं। मोनिका अभी अभी पार्लर से तैयार होकर आई थी। उसने गहरे लाल रंग का लहंगा पहना हुआ था और बहुत अच्छा हेयर स्टाइल बनवाया हुआ था। मोनिका को बुआ जी का इस तरह सोनाली की तारीफ करना पसंद नहीं आया। उसने कड़वाहट भरी नजरों से सोनाली को देखा और सोचने लगी कि मैं तो पार्लर से तैयार होकर आई हूँ, तब भी बुआ जी ने मेरी तारीफ नहीं की, और भाभी तो घर पर ही तैयार हुई हैं, तब भी बुआ जी सोनाली भाभी की तारीफ कर रही हैं। मोनिका को इस तरह अपनी ओर देखते हुए सोनाली को बहुत अजीब लगा। वो मोनिका से कहती है, अरे वाह दीदी, आप बहुत सुंदर लग रही हो। थैंक यू, कहकर मोनिका वहां से चुपचाप चली जाती है। बुआ जी सोनाली को अपने साथ बाहर चलने के लिए कहती हैं, क्योंकि संगीत के लिए पड़ोस की औरतें भी आ चुकी थीं। सब लोग ग्रुप में डांस करती थीं, जिसके लिए सोनाली बहुत उत्साहित थी। उसे डांस में बहुत मजा आता था। यहाँ पर भी उसने सोचा ग्रुप डांस में बड़ा मजा आएगा। पहले ढोलक पर गाने और भजन गाए गए, उसके बाद डीजे पर एक एक करके औरतों ने डांस करना शुरू कर दिया। अब तो सोनाली के हाथ पांव फूल गए। सोलो डांस तो उसने आज तक नहीं किया था। ग्रुप डांस में तो किसी का ध्यान नहीं होता कि कौन क्या कर रहा है, लेकिन सोलो डांस, वो भी इतने सारे लोगों के सामने। उसने सोचा वो डांस नहीं करेगी, लेकिन कौन मानने वाला था। उसे जबरदस्ती डांस के लिए खड़ा कर दिया गया। जैसा आता था वैसा ही डांस रूपाली ने कर दिया। डांस करने के बाद सबने तालियां बजाकर उसकी खूब तारीफ की। कई औरतों ने तो उसकी तारीफ करते हुए कहा भी कि सोनाली, तुमने बहुत अच्छा डांस किया है। सास ने भी इशारे से बताया कि सोनाली, वाकई तुमने बहुत अच्छा डांस किया है। ये सब सुनकर सोनाली को बहुत खुशी हो रही थी। उसे तो पता ही नहीं था कि उसे इतना अच्छा डांस करना आता है। सोनाली जाकर अपनी ननद मोनिका के पास बैठ जाती है। उसने देखा कि मोनिका की ड्रेस बैकलेस है और उसके पीछे से उसके स्ट्रैप्स भी दिख रहे हैं। दीदी, आपकी स्ट्रैप दिख रही है, कहते हुए सोनाली ठीक करने की कोशिश करती है तो मोनिका कहने लगी, कोई बात नहीं भाभी, ये तो आजकल का फैशन है। सोनिका ने सोचा, स्ट्रैप दिखाना भी फैशन है, बड़ी अजीब बात है। उसे अपनी शादी का समय याद आ गया। शादी से पहले जब सोनाली का लहंगा तैयार होकर आया तो सोनाली की सास सुशीला जी ने उस लहंगे को देखने के लिए अपने पास मंगाया। लहंगे को देखकर सुशीला जी भड़क गईं और सोनाली को फोन करके कहने लगी कि तुमने लहंगे के ऊपर ब्लाउज क्यों बनवाया है, कुर्ती क्यों नहीं।
तभी सोनाली ने उन्हें बताया कि सभी ने लहंगे को देखकर कहा था कि इस पर ब्लाउज ही अच्छा लगेगा, कुर्ती अच्छी नहीं लगेगी। तब सुशीला जी ने गुस्से में फोन काट दिया था। उसके बाद सौरभ का फोन आया कि तुमने ब्लाउज क्यों बनवाया, मम्मी कितना भड़क रही हैं। तो सोनाली ने सौरभ को ब्लाउज न बनवाने की वजह बता दी, लेकिन अब सोनाली को भी गुस्सा आ गया था। उसने कहा कि मेरा ब्लाउज बिल्कुल ठीक है, ना वो स्लीवलेस है ना ही उसका बड़ा गला है। लहंगे का दुपट्टा भी है जिससे ब्लाउज तो पूरा ही ढक जाएगा। और अगर इतनी ही प्रॉब्लम है तो ये भी बता दो कि साड़ी के ऊपर भी ब्लाउज बनवाने हैं या कुर्ती ही बनवानी है। सोनाली का गुस्सा देखकर सौरभ बोला, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो मम्मी गुस्सा कर रही थी इसलिए मैंने पूछा। कोई बात नहीं, अब जो बन गया वो ठीक है, तुम गुस्सा मत करो। लेकिन सोनाली को बहुत बुरा लग रहा था। संगीत की तेज आवाज से सोनाली एकदम से अतीत से वर्तमान में लौट आती है और सुशीला जी की ओर देखती है, जो कि अपनी बेटी को देखकर फूले नहीं समा रही थी। आज उन्हें ना तो अपनी बेटी की बैकलेस ड्रेस दिखाई दे रही थी और ना ही अपने संस्कार। आज उन्हें अपने घर के संस्कार याद ही नहीं आ रहे थे। लोग कितने दोहरे मापदंड के होते हैं। लोग अपनी बहू पर तो अपने विचार शादी से पहले ही थोपने लगते हैं और उसे शादी से पहले ही अपने कंट्रोल में करने लगते हैं, और बेटियों के लिए कुछ और ही। धीरे धीरे संगीत का प्रोग्राम खत्म हो जाता है। सभी लोग अपने अपने घर को चले जाते हैं। सोनाली भी काम खत्म करके जब अपने कमरे में जाने लगती है तो उसे पास के कमरे से बुआ जी की आवाज सुनाई देती है। अपना नाम सुनकर सोनाली कुछ क्षण के लिए रुक जाती है। बुआ जी मोनिका से कह रही थी कि आज सोनाली बहुत सुंदर लग रही थी और उसने डांस भी कितना अच्छा किया था। ये सुनकर मोनिका बोली, बुआ जी, इसे सुंदर होना नहीं कहते। इतना सुनने की देर थी कि तभी सोनाली भी उस कमरे में कुछ सामान लेने के बहाने से आ जाती है। मोनिका उसे देखकर चुप हो जाती है। सोनाली बहाने से कुछ सामान उठाकर अपने कमरे में चली जाती है। उसे मोनिका पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि मोनिका उससे इतना चिढ़ती है कि किसी और से भी उसकी तारीफ नहीं सुन सकती। तभी सौरभ भी कमरे में आ जाता है। सोनाली सौरभ को मोनिका और बुआ जी के बीच हुई सारी बातें बता देती है और पूछती है कि आखिर मोनिका को मुझसे क्या प्रॉब्लम है। जब मैं उसके बारे में किसी से कुछ नहीं कहती हूँ तो वो मेरे बारे में ऐसा कैसे बोल सकती है। और आज आपकी मम्मी को उसकी ड्रेस नहीं दिखाई दी। शादी से पहले मेरे ब्लाउज के लिए तो इतना हंगामा किया था, और आपको पता है मोनिका ने भी अपने लहंगे के ऊपर ब्लाउज ही बनवाया है। तभी सौरभ कहने लगा, अरे छोड़ो ना सोनाली, मोनिका को तुमसे जलन हो रही होगी कि शादी उसकी है और सब तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं। ओह, तो फिर इसमें भी मेरी गलती है, सोनाली गुस्से में कहती है। अरे इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, तुम तो मेरी प्यारी सी सुंदर सी वाइफ हो। मैंने तो पहले ही कहा था कि तुम इन लोगों की बातों पर ध्यान मत दिया करो, एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल दिया करो। सौरभ उसे प्यार से समझाता है। सौरभ की बात सुनकर सोनाली को हंसी आ जाती है, पर सोनाली गहरी सोच में डूब जाती है। लोग बहू और बेटी में इतना भेदभाव क्यों करते हैं? क्या बहू किसी की बेटी नहीं होती? लोग क्यों अपनी छोटी सोच से दूसरे इंसान का जीना मुश्किल कर देते हैं? छोटी छोटी बातों पर टोका टोकी करते हैं, ताने देते हैं। पर सोनाली ने इन सब बातों को अपने दिमाग से निकालना ही बेहतर समझा और अपने पहले सोलो डांस के अनुभव के बारे में सौरभ को बताना शुरू कर दिया। आखिरकार शादी का दिन भी आ गया। शादी की व्यवस्था एक बैंक्वेट हॉल में की गई थी। आज सोनाली भी पार्लर में तैयार हुई थी। उसने हल्के नीले रंग का लहंगा पहना था जिस पर गुलाबी रंग का दुपट्टा था। हल्के नीले रंग का लहंगा उस पर खूब फब रहा था। आज सोनाली किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। जब सौरभ उसे पार्लर से लेने गया तो एक पल के लिए वो भी उसे देखता ही रह गया। उसकी पत्नी इतनी सुंदर है, उसने कभी ध्यान ही नहीं दिया था। गाड़ी से वेंकट हॉल जाते हुए उसने सोनाली से कहा भी, आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। सच में? मेरा मन रखने के लिए तो नहीं कह रहे हो? अरे बाबा, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, बहुत अच्छी लग रही हो।
पता है, वैसे पार्लर में जो और भी लेडीज तैयार होने आई थी वो भी यही कह रही थी। तो अब यकीन आ गया कि मैं सच कह रहा हूँ? सोनाली ने शर्माते हुए कहा। हाँ। सौरभ भी गाड़ी चलाता हुआ बार बार उसे देखे जा रहा था। ये देखकर सोनाली को और शर्म आ रही थी। बैंक्वेट हॉल में काफी रिश्तेदार आ चुके थे। सौरभ के ऑफिस के लोग भी अपने परिवार के साथ आए हुए थे। सौरभ सबसे सोनाली को मिलवाता है। सोनाली से मिलकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं। सोनाली को भी उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगता है। सबकी पत्नियां सोनाली की तारीफ करती हैं, तो ऊपर से सोनाली थैंक यू कहकर शर्मा जाती है, पर उसके अंदर उसका मन मयूर खुशी से नाच रहा होता है। कौन ऐसी महिला होगी जो अपनी तारीफ सुनकर खुश नहीं होगी? आज उसे बहुत ही खास वाली फीलिंग हो रही थी। मोनिका भी पार्लर से तैयार होकर आ गई थी। उसने लाल चटकीले रंग का लहंगा पहना था। वो भी सुंदर लग रही थी, पर जैसे ही वो सोनाली को देखती है उसके तेवर सोनाली के लिए वैसे के वैसे ही होते हैं। कुछ देर बाद बारात भी खूब धूमधाम से दरवाजे पर आ जाती है। अब दूल्हे की आरती की बारी आती है। इस रस्म में दूल्हे को लकड़ी की पटरी पर खड़ा करके उसकी आरती उतारी जाती है। ये रस्म दरवाजे पर ही होती है, पर ये क्या, सुशीला जी तो घर से पटरी और आरती की थाली लाना ही भूल गईं। बहुत ही असमंजस की स्थिति हो जाती है। ये एक महत्वपूर्ण रस्म है जो दूल्हे के स्वागत के लिए की जाती है। लोगों में खुसर फुसर होने लगती है। तभी दूल्हे की माँ आगे आकर सुशीला जी से कहती है, कोई बात नहीं बहन जी, आप आरती का सामान मंगा लीजिए, आरती स्टेज पर हो जाएगी। ये सुनकर सुशीला जी की सांस में सांस आती है। तभी सुशीला जी सौरभ को घर से जल्दी से पटरी और आरती की थाली लाने के लिए भेज देती हैं। सौरभ घर से पटरी और आरती का सामान ले आता है और दूल्हे की आरती की रस्म पूरी की जाती है। आरती हो जाने के बाद शादी की दूसरी विधियां शुरू हो जाती हैं। 7 फेरे होने के बाद वधू पक्ष और वर पक्ष के लोग आराम करने लगते हैं। तभी दूल्हे की माँ सोनाली के पास आकर कहती हैं, बेटा, हमें कुछ गद्दे कम पड़ रहे हैं, क्या कुछ गद्दों का इंतजाम हो सकता है? जी आंटी जी, मैं अभी इंतजाम करवाती हूँ, आप बैठिए। सोनाली गद्दों का इंतजाम करने के लिए चली जाती है। दूल्हे की माँ वहीं बैठकर इंतजार करने लगती हैं। सोनाली गद्दों का इंतजाम करा देती है। आंटी जी, मैंने गद्दे पिछवा दिए हैं, आप आराम कर लीजिए। धन्यवाद बेटा, कहकर दूल्हे की माँ चली जाती है। सोनाली भी घर की औरतों के पास आकर बैठ जाती है, जो पहले से ही कुछ बातें कर रही थी। सोनाली, बैठ हमारे पास, तेरी शादी के बाद से आज तुझसे मिल पा रहे हैं। अब तो शादी ब्याह का बहाना ही रह गया है एक दूसरे से मिलने का, वरना किसके पास समय है आजकल? उनमें से एक औरत सोनाली से कहती है, जो रिश्ते में सोनाली की ननद लगती थी। दीदी, आप सही कह रही हैं, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। अच्छा किया जो आप शादी में आ गईं। हमें भी तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आज बहुत प्यारी लग रही हो तुम। थैंक यू दीदी। हम लोग तो मोनिका की सास के बारे में बातें कर रहे थे, कितनी अच्छी हैं। आरती को लेकर गड़बड़ हो गई, सोने के लिए गद्दे नहीं मिल रहे, फिर भी एक शब्द नहीं कहा, चुपचाप गद्दों का इंतजाम कर रही थी। और एक सुशीला चाची हैं, उन्होंने कितना हंगामा किया था तेरी शादी में, कितना सुनाया था तेरे घर वालों को, याद है तुझे? याद है दीदी, वो सब मैं कैसे भूल सकती हूँ? भूलना भी चाहूँ तब भी नहीं भूल पाती। सोचकर ही सोनाली उदास हो जाती है। सोनाली की शादी के लिए सोनाली के पापा ने अपनी हैसियत से भी ज्यादा सोनाली को दिया था। सौरभ के घर वालों की पसंद की गाड़ी, उन्हीं की पसंद का फर्नीचर, उनकी पसंद के सारे वर पक्ष को दिए जाने वाले कपड़े, सारा का सारा दहेज उन्हीं की पसंद का था। फिर भी सुशीला जी और उनके पति रमाकांत जी उन्हें बार बार फोन करके आगाह करते रहते कि शादी में कोई कमी न रह जाए। सोनाली के पापा भी अपनी बेटी की शादी में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते थे और उन्होंने वैसे ही तैयारी की जैसे लड़के वाले चाहते थे। लेकिन लड़के वालों के बार बार कहने से वो घबरा रहे थे कि कहीं शादी में कोई कमी न रह जाए।
शादी लोकल थी, इसलिए बारात में आने वाले लोग भी निश्चित नहीं थे। शादी वेंकट हॉल में ही हो रही थी। शादी के लिए सोनाली पार्लर से ही वेंकट हॉल में पहुंचने वाली थी। घर के सभी लोग शादी स्थल पर पहुंच चुके थे। सभी बेसब्री से बारात का इंतजार कर रहे थे। सोनाली की भाभी, बहन और भी परिवार की सभी औरतें दरवाजे पर खड़ी बारात का इंतजार कर रही थीं। दूसरी ओर शहर भर के मेहमानों का आना जाना भी लगातार जारी था। लोकल शादी थी, इसलिए दोनों तरफ के लोग भी एक दूसरे को जानते थे। सोनाली के पापा और भाई उनके स्वागत में लगे हुए थे। सोनाली की छोटी बहन रिया तो आज बहुत खुश थी, क्योंकि आज उसे जूते चुराने का मौका जो मिलने वाला था। जूते चुराने के लिए उसने बड़ी प्लानिंग कर रखी थी। तभी नाचते गाते हुए बारात भी आ जाती है। रिबन कटवाने की रस्म के बाद दूल्हे की आरती की तैयारी की जाती है। तभी एक गड़बड़ हो जाती है। लकड़ी की पचड़ी तो घर ही भूल गए। बस इसी बात पर सुशीला जी भड़क जाती हैं और जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती हैं। इतनी भी अकल नहीं है कि दूल्हे की आरती में पटरी भी रखनी होती है। रीति रिवाजों का बिल्कुल भी पता नहीं है तुम लोगों को। बारात का ढंग से स्वागत करना भी नहीं आता। अगर शादी की तैयारी ढंग से नहीं कर सकते थे तो शादी करना क्या जरूरी थी। सुशीला जी के जो मुंह में आ रहा था वो लगातार बोली जा रही थी। सोनाली की भाभी, बहन और परिवार वाले चुपचाप उन्हें सुने जा रहे थे। शादी में आए सभी मेहमान उन्हें अजीब तरह से देख रहे थे, जिससे उन्हें बहुत शर्मिंदगी हो रही थी। शादी का पूरा वातावरण अजीबोगरीब हो गया था। पर सुशीला जी तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। रिया को बहुत रोना आ रहा था। उससे वहां खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। सारे मेहमान यही तमाशा देख रहे थे। फिर किसी तरह सुशीला जी की बहन ने उन्हें चुप कराया और दूसरी तरफ ले गई। तब जाकर कुछ शांति हुई। चुपचाप दूल्हे की आरती कर ली गई। अब शादी में किसी को वो उत्साह नहीं रहा। सोनाली का भाई पंकज सौरभ को स्टेज तक ले जाता है, पर जब तक चारों ओर सन्नाटा पसर जाता है। सुशीला जी के व्यवहार से सभी हैरान थे कि वो ऐसा कैसे कर सकती हैं। सारे मेहमानों के सामने लड़की वालों को इतना कैसे सुना सकती हैं। पर सुशीला जी को अपने किए का कोई पछतावा नहीं था। पंकज के दोस्त रवि से रहा नहीं जाता। वो पंकज से कहता है, यार कैसे लोगों में तुमने अपनी बहन की शादी कर दी, ये तो बहुत ही घटिया लोग हैं। इस पर पंकज कहता है, हमने तो इनके बारे में पूछताछ की थी, तब तो सब सही लग रहा था। देख ले यार, मुझे तो सही नहीं लग रहा, रवि पंकज से कहता है। अब तो पंकज को भी अपनी बहन की चिंता हो रही थी। वो सोच रहा था कि जो औरत इतने लोगों के बीच ऐसा व्यवहार कर सकती है, वो अपने घर पर क्या करती होगी, कैसे रहेगी सोनाली इनके बीच। अभी पंकज ये सब सोच ही रहा था कि तब तक सोनाली भी वेंकट हॉल पहुंच जाती है। शादी की सभी रस्में हो रही थीं, पर सोनाली को कुछ कमी लग रही थी, क्योंकि कोई भी खुश नजर नहीं आ रहा था। उसे अभी तक किसी ने नहीं बताया था कि बहुत बड़ा हंगामा हो चुका है। किसी ने कोई हंसी मजाक नहीं किया और ना ही जूते चुराने की रस्म हुई। बस बेमन से सब लोग उपस्थित थे। फिर शादी होने के बाद सोनाली और सौरभ को घर ले जाया गया, क्योंकि विदाई वहीं से होनी थी। जब सोनाली घर पहुंची तब अकेले में ले जाकर उसके परिवार वालों ने उसे बताया कि शादी में बहुत बड़ा हंगामा हुआ था। सोनाली को ये सब जानकर बहुत ही दुख भी हुआ और उसे गुस्सा भी बहुत आ रहा था। अपनी सास सुशीला जी पर नहीं, बल्कि अपने घर वालों पर, क्योंकि उन्होंने चुपचाप उनकी बातें सुनी। उन्हें जवाब देना चाहिए था। सोनाली सोचने लगी कि उसे उन्होंने पहले क्यों नहीं बताया। उसे ऐसी शादी नहीं करनी थी जिसमें उसके परिवार की बेइज्जती होती हो। उनकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की। फिर सोनाली की मम्मी उसे समझाने लगती है, जो हो गया सो हो गया, तू गुस्सा लेकर ससुराल मत जा। शादियों में तो ये सब होता ही रहता है। अब शादी हो गई है, उसे अच्छे से निभाना। सोनाली चुपचाप अपनी मम्मी की बातें सुनती रहती है। आज पहली बार उसे अपने लड़की होने पर अफसोस हो रहा था। उसी के कारण आज उसके परिवार का इतना अपमान हुआ।
उन्हें इतनी बातें सुननी पड़ी। क्या लड़की का माता पिता होना इतना बुरा होता है? क्या उनकी कोई इज्जत नहीं होती? ये सब सोचती हुई सोनाली भारी मन से अपने घर से विदा हो गई। सोनाली कहाँ खो गई? सोनाली की ननद ने सोनाली को हाथ लगाकर पूछा। उनके हिलाने से सोनाली अतीत से वर्तमान में लौट आई। क्या हुआ सोनाली, कहाँ खो गई थी? ननद सोनाली से पूछती है। कुछ नहीं दीदी, बस ऐसे ही कुछ सोच रही थी, कहकर रूपाली मुस्कुरा देती है। पर वो मुस्कुराहट उसके अंदर के दर्द को छिपा नहीं पाती। तभी एक महिला जो रिश्ते में उसकी जेठानी लगती है उससे पूछती है, सोनाली तेरे मायके वाले कहीं दिखाई नहीं दे रहे, क्या वो शादी में नहीं आए? एक गहरी सांस लेते हुए सोनाली कहती है, दीदी कैसे आते जब उन्हें बुलाया ही नहीं गया, उन्हें तो शादी का कार्ड तक नहीं दिया गया। सोनाली इस सवाल का जवाब देते देते थक गई थी। अब तक कई रिश्तेदार उसके मायके वालों के बारे में पूछ चुके थे। हर बार जवाब देते हुए उसका मन टूट जाता था। शादी का कार्ड नहीं दिया, ये तो हद हो गई। अपने संबंधियों के साथ कोई ऐसा करता है भला? चाहे कोई भी बात हो, पर कार्ड तो देना ही चाहिए था। दीदी यहाँ तो जो हो जाए वही कम है, आप तो सब कुछ जानती ही हैं, कहकर सोनाली चुप हो जाती है। सोनाली को यूं उदास देखकर उसकी जेठानी बात को बदल देती है। सोनाली, मोनिका की ज्वेलरी तो बहुत सुंदर है, पर उसका लहंगा इतना खास नहीं है, सिंपल लाल रंग है, कुछ अलग नहीं लग रहा। कितने का है? 40,000 का है दीदी। इतने पैसे खर्च किए, उतने वसूल तो नहीं हुए। तेरा लहंगा बहुत सुंदर है, तूने लहंगा यहीं से लिया है या लुधियाना से? नहीं दीदी, ये तो मैंने चांदनी चौक से लिया था। मेरी एक सहेली फैशन डिजाइनर है, उसी ने मुझे ये दिलवाया था। उसे कपड़ों और फैशन की बहुत जानकारी है। वो तो दिख रहा है, नीले रंग का सेट भी कुछ अलग हटके है। जेठानी लहंगे को निहारते हुए कहती है। ऐसे ही बातें करते करते विदाई का समय भी आ गया। विदाई के समय सुशीला जी को उदास देखकर मोनिका की सास उन्हें तसल्ली देती है कि वो मोनिका को बेटी बनाकर रखेंगी। उनके ये शब्द सुनकर सोनाली सुशीला जी की ओर देखती है, जो अपनी बेटी को प्यार किए जा रही थी। मोनिका की विदाई हो जाती है। कुछ दिनों बाद सौरभ और सोनाली गुड़गांव आ जाते हैं। क्या कोई बम फूटने वाला है? तुमने रास्ते भर कोई बात नहीं की, मैं बस इंतजार कर रहा हूं कि कब फटेगा। आपको मजाक सूझ रहा है? मजाक नहीं, मुझे पता है बहुत कुछ गलत हुआ है और उसके लिए काफी हद तक मैं भी जिम्मेदार हूं। अगर मैंने उन्हें हमारी शादी के बाद ही रोक दिया होता, जब उन्होंने पहली बार तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया था, तो आज उनकी ये सब करने की हिम्मत नहीं होती। सौरभ को अपने बर्ताव पर अफसोस हो रहा था। जिस चीज के लिए उन्होंने हमारी शादी में इतना हंगामा किया था, मोनिका की शादी में उन्होंने उससे भी ज्यादा गलतियां की। क्या उन्हें एहसास हुआ होगा उन्होंने मेरे परिवार के साथ कितना बुरा व्यवहार किया था? आज भगवान ने उन्हें ठीक वैसी ही परिस्थिति में डाल दिया। लेकिन क्या उन्होंने उनका इशारा समझा होगा कि वो दूसरे के साथ कितना बुरा बर्ताव करती हैं? नहीं समझा होगा। सोनाली को बहुत गुस्सा आ रहा था। उससे भी आगे बढ़कर उन्होंने मेरे परिवार को शादी में न्योता तक नहीं दिया। क्या इस घर में मेरा इतना भी सम्मान नहीं? मैं लोगों के सवालों का जवाब देते देते थक गई। क्या कसूर था मेरे पापा का? क्योंकि उन्होंने इतने सालों में पहली बार अपनी बेटी का पक्ष लिया था और उनकी गलत बातें सुनने से इनकार कर दिया था। इसका बदला उन्होंने सारे समाज के सामने दिया। उन्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई। मेरा भाई हर साल दीपावली पर उनके घर आता था, वो उससे ढंग से बात तक नहीं करती थी। मैं भी अपने भाई को मना करती थी कि तू यहाँ मत आया कर, पर वो कहता था कि रस्म निभाने के लिए ये सब करना पड़ता है। सोनाली आग बबूला हो चुकी थी। बोलते बोलते उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो हमेशा मेरे और मेरे परिवार की बेइज्जती करती हैं। हमारी शादी में भी उन्होंने यही किया था और अब मोनिका की शादी में भी यही किया। जब से हमारी शादी हुई है, उनका मेरे प्रति यही व्यवहार है।
पर अब बहुत हो गया, मैंने बहुत निभा लिया, अब मैं और समझौते नहीं करना चाहती। सोनाली दृढ़ निश्चय के साथ अपने आंसू पोंछ लेती है। सौरभ कहता है, तुम्हारे हर फैसले में मैं तुम्हारे साथ हूँ, अब मैं तुम्हारे ऊपर किसी तरह का दबाव नहीं डालूंगा। सौरभ सोनाली से वादा करता है। अगले दिन सौरभ ऑफिस चला जाता है। सोनाली घर के काम कर रही होती है, पर उसका गुस्सा अभी तक शांत नहीं हुआ था। वो सोच रही थी कि अगर वो शादी में ना जाती तो क्या होता। उसके सास ससुर को लोगों का मुंह बंद कराना मुश्किल हो जाता, लेकिन वो अपनी ओर से लोगों को बातें बनाने का मौका नहीं देना चाहती थी। फिर भी उसके ससुराल वालों को उसकी किसी चीज की कदर नहीं है। यही सोचते सोचते शाम कब हो गई उसे पता ही नहीं चला। अब तक सौरभ भी घर आ गया था। सोनाली फिर भी सौरभ से नाराज थी। सोनाली का बर्ताव देखकर सौरभ बोला, सोनाली, जो हो गया उसे मैं ठीक तो नहीं कर सकता, पर वादा करता हूँ आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। आप हमेशा ऐसा ही कहते हो, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। अच्छा, मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताऊंगा कि तुम खुश हो जाओगी। सौरभ सोनाली को छेड़ते हुए कहता है, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। ये कहकर वो सौरभ की ओर से मुंह फेर लेती है। कोई बात नहीं, हम दीवारों को सुना देते हैं। तो दीवारों सुनो, मेरे बॉस और उनकी पत्नी शादी में आए थे, तो जब उनकी पत्नी ने सोनाली को देखा तो उन्होंने सोनाली को ही दुल्हन समझ लिया था। वो तो बॉस ने उन्हें बताया कि भाई ये दुल्हन नहीं है, सौरभ की वाइफ है। तो दीवारों, आज बॉस ने मुझे ये बात बताई। सौरभ की बात सुनकर सोनाली चुपके से मुस्कुराने लगती है। सोनाली को मुस्कुराता हुआ देखकर सौरभ कहता है, दीवारों, आज सिद्ध हो गया है कि पत्नी कितनी भी नाराज हो, पर अपनी सुंदरता की तारीफ सुनकर वो हमेशा खुश हो जाती है। अभी बताती हूँ मैं आपको। सोनाली सौरभ को तकिया मारने लगती है। सौरभ उससे बचने के लिए भागने लगता है। सोनाली की शादी हुए 3 वर्ष बीत चुके थे और अब सोनाली के जीवन में भी खुशखबरी आ गई थी। वो 3 महीने की गर्भवती थी। सोनाली और सौरभ बहुत खुश थे, परंतु डॉक्टर ने सोनाली को बेड रेस्ट बताया था। सोनाली फिर भी घर के काम करती रहती थी, लेकिन उसकी तबीयत थोड़ी खराब ही रहती थी। मोनिका की सास को भी सोनाली की तबीयत के बारे में पता चला, तो वो सोनाली का हाल चाल जानने के लिए सोनाली को फोन करती हैं। औपचारिक बातचीत होने के बाद मोनिका की सास सोनाली से पूछती है, सोनाली, एक बात तो बताओ, क्या आप लोगों के यहाँ रिवाज है कि करवा चौथ पर लड़की अपने मायके में रहती है और दामाद भी उसके साथ रहता है? ऐसा तो कोई रिवाज नहीं है आंटी जी, पर आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं? सोनाली बोली, अरे तुम्हारी सास का फोन आया था, वो करवा चौथ आने वाला है, तो वो कह रही थी कि आप लोगों के यहाँ ऐसा रिवाज होता है, पर हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता, इसलिए मैंने सोचा कि तुमसे भी एक बार पूछ लूं। आंटी जी, मेरे समय में तो ऐसा कोई रिवाज नहीं था, अब बन गया हो तो मैं कह नहीं सकती। सोनाली को अपनी सास के कथन पर हैरानी हो रही थी। कोई बात नहीं सोनाली, तुम अपना ध्यान रखना, सब ठीक ही होगा। अब मैं फोन रखती हूँ। जी आंटी जी, नमस्ते। नमस्ते बेटा। फोन कट जाता है और सोनाली सोचती रह जाती है कि कैसे लोग हैं ये, सब चीजों को कैसे अपने हिसाब से बदल लेते हैं। मुझे तो मेरी पहली करवा चौथ पर मेरे घर तक नहीं जाने दिया था, तब ये रिवाज नहीं था, और दामाद को रखने का भी अच्छा बहाना है, जबकि इनको तो मेरे घर पर 10 मिनट भी नहीं रुकने देते ये लोग। सोचते सोचते सोनाली अपनी पहली करवा चौथ के बारे में भी सोचने लगती है। शादी होने के कुछ महीनों बाद सौरभ सोनाली को अपने साथ गुड़गांव ले आया था। सोनाली की पहली करवा चौथ आने वाली थी। सोनाली की सास बहुत खुश थी। सोनाली की सास ने कहा था कि उसकी पहली करवा चौथ है तो अच्छे से पूजा करना, और वो उसे सारी विधियां सिखाएगी, जिससे वो आगे से खुद अच्छे से सारी विधि कर सके। शादी में किए गए व्यवहार की वजह से सोनाली उनके पास नहीं जाना चाहती थी। सोनाली ने सौरभ को बताया कि वो करवा चौथ पर अपने घर जाना चाहती है।
उसकी मम्मी अच्छे से उसे सब पूजा पाठ करना सिखा देंगी और उसे अपने घर गए हुए भी काफी समय हो गया है। उसका मम्मी पापा से मिलने का बहुत मन कर रहा है। ठीक है, मैं मम्मी पापा से पूछकर बताता हूँ, सौरभ सोनाली से कहता है। सोनाली खुश हो जाती है। आज उसका अपने घर जाने का बहुत मन हो रहा था। सौरभ शाम को अपने घर फोन करता है और सोनाली को करवा चौथ पर उसके घर भेजने के लिए पूछता है। सौरभ की बात सुनते ही उसके मम्मी पापा भड़क जाते हैं और वो सौरभ पर गुस्सा करने लगते हैं। फिर वो सौरभ से सोनाली को फोन देने के लिए कहते हैं तो सौरभ सोनाली को फोन पकड़ा देता है। सोनाली डरते डरते फोन ले लेती है। सोनाली को उन लोगों के फोन आने से बहुत डर लगता था। वो हमेशा किसी न किसी बात को लेकर सोनाली को ताने मारती रहती थी। जब कभी भी सौरभ के घर से फोन आता था, सोनाली के दिल की धड़कनें तेज हो जाती थीं। उसे ऐसा लगता था, पता नहीं आज किस बात के लिए सुनना पड़ेगा। सोनाली के मन में उन लोगों का अजीब सा डर बैठ गया था। सोनाली डरते हुए फोन पकड़ लेती है। उधर से सौरभ के पिता सोनाली से बात करते हैं तो सोनाली उन्हें नमस्ते करती है। रमाकांत जी कहते हैं, सोनाली, सौरभ कह रहा है कि तुम्हें करवा चौथ पर अपने घर जाना है। कोई जरूरत नहीं है कहीं भी जाने की। तुम्हारे पापा ने बड़ा शादी में कुछ किया है जो करवा चौथ पर कुछ देंगे। ऐसी होती है शादी जैसी उन्होंने की है? शादी तो हम बताएंगे कैसी होती है जब हम अपनी बेटी की शादी करेंगे। शादी तो शादी, उन्होंने तो गाड़ी के पैसे भी पूरे नहीं दिए। पर मेरे पापा ने तो पूरे पैसे दिए थे। कहीं पूरे पैसे नहीं दिए तेरे पापा ने, पूरे 2 लाख रुपए कम दिए हैं। पर वर कुछ नहीं, कहीं नहीं जाना, समझी? कहकर रमाकांत जी फोन काट देते हैं। रूपाली फोन हाथ में लेकर उसे घूरती रहती है। आंखों में आंसू आ जाने के कारण उसे फोन भी धुंधला दिखाई देने लगता है। सोनाली की ऐसी हालत देखकर सौरभ को उसकी चिंता होने लगती है। वो सोनाली से पूछता है, क्या हुआ सोनाली, तुम ऐसे क्यों बैठी हो? क्या कहा पापा ने? सोनाली सौरभ की बात का कोई जवाब नहीं देती और कुछ सोचकर अपने घर फोन लगा देती है। उसकी मम्मी फोन उठाती हैं। सोनाली का फोन जानकर वो बहुत खुश हो जाती हैं और सोनाली से पूछती हैं, सोनाली, सौरभ ने अपने घर पर पूछ लिया क्या? हम कब लेने आ जाएं तुझे? मम्मी, मैं नहीं आ रही हूँ, उन्होंने मना कर दिया है। पर क्यों मना कर दिया? सोनाली उनकी बात का कोई जवाब नहीं देती और उनसे पूछती है, मम्मी, पापा जी कहाँ हैं? मुझे उनसे बात करनी है। तेरे पापा यही है, क्या बात है? सोनाली की मम्मी को चिंता होने लगती है। आप प्लीज पहले पापा जी को फोन दो। सोनाली की मम्मी हार कर सोनाली के पापा को फोन दे देती हैं। सोनाली के पापा फोन लेते हैं। सोनाली, क्या बात है बेटा? पापा जी, मुझे ये बताइए कि आपने गाड़ी के लिए कितने पैसे दिए थे? बेटा, जितने उन्होंने मांगे थे पूरे दिए थे। पर इनके पापा तो कह रहे हैं कि आपने 2 लाख रुपए कम दिए थे। नहीं बेटा, पूरे पैसे दिए हैं। हमारे पास गवाह भी है जिन्होंने शादी कराई है। उनके सामने पूरे पैसे गिनकर दिए हैं। फिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? रूपाली बोली। छोड़ ना बेटा, ये सब तो शादी ब्याह में चलता रहता है। इन बातों को गंभीरता में नहीं लेते। नहीं पापा जी, ये कोई छोटी बात नहीं है। जब आपने पूरे पैसे दिए हैं तो वे इस बात को नकार कैसे सकते हैं? आप उनके पास जाकर इस बात को क्लियर कर लीजिए। कोई बात नहीं सोनाली, रिश्तेदारी में तो ये सब चलता रहता है। वैसे भी हम लड़की वाले हैं। पापा जी प्लीज, अगर आप इस बात को उनके पास जाकर क्लियर नहीं करेंगे तो फिर मैं कभी भी इस गाड़ी में नहीं बैठूंगी। नहीं नहीं सोनाली, ये गाड़ी तो हमने तेरे लिए दी है। बेटा, अगर तू ही इसमें नहीं बैठेगी तो हमारी इतनी मेहनत का क्या फायदा? अच्छा ठीक है, मैं कल ही तेरे अंकल जी को लेकर तेरे ससुराल जाऊंगा। अच्छा ठीक है पापा जी, अब मैं फोन रखती हूँ, आपसे कल बात करूंगी। ठीक है। फोन कट जाता है। सौरभ चुपचाप सोनाली के पास बैठा उसकी बातें सुन रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। फोन कट जाने के बाद सौरभ सोनाली से उसके दुखी होने का कारण पूछता है। सोनाली उसे पूरी बात बता देती है। बात पता चलने पर सौरभ को बहुत बुरा लगता है।
वो कहता है, सॉरी सोनाली, मेरी वजह से ही तुम्हें हमेशा से ये सब सुनना पड़ता है। मैं जितना सोचता हूँ कि सब मिलजुल कर खुशी से रहेंगे, उतना ही मेरे मम्मी पापा ऐसी हरकतें करते हैं कि मुझे खुद ही अपराध बोध होने लगता है। पता नहीं ये चीज़ें कभी सही होंगी भी या नहीं। ये चीज़ें तब तक सही नहीं हो सकती जब तक वो दूसरों को भी अपने बराबर सम्मान नहीं देते। उनके हिसाब से बहू का मतलब है जो चुपचाप उनकी हर सही गलत बात को माने। अगर आपने अपनी कोई बात रख दी तो उल्टा जवाब देना हो जाता है। और लड़की वालों की तो कोई इज्जत ही नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वो लड़की वाले हैं। हद है। सोनाली अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए हंसने लगती है। सोनाली, संभालो अपने आप को। क्या कर रही हो तुम? अपने घर जाना है तो तुम्हें छोड़ दूंगा, मुझे कहीं नहीं जाना है। पता है कभी कभी मन करता है मर जाऊं, सब खत्म, सारी मुसीबत हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी, मेरे परिवार की बेइज्जती होना खत्म। पर क्या मैं सुकून से मर सकती हूँ? तब क्या सब ठीक हो जाएगा? सब कहेंगे, अरे शादी के बाद लड़की ने सुसाइड कर लिया, जरूर किसी से चक्कर चल रहा होगा, लड़की में ही कमी होगी। तब भी मेरी फैमिली को ही सुनना पड़ेगा और अपने परिवार का भी ख्याल आता है। उन्होंने मेरी हर छोटी से छोटी इच्छा पूरी की है, मुझे इतना प्यार दिया है और मैं उन्हें इतना बड़ा दुख दूं? मैं ये सब डिजर्व नहीं करती। और मैं तो तुम्हें मेरा ख्याल नहीं आता? सौरभ सोनाली के आंसू पोंछते हुए उससे सवाल करता है। आपका क्या है? आप मुझे से अपनी मम्मी पापा की पसंद से दूसरी शादी कर लेना। मुझे कोई दूसरी शादी नहीं करनी, मैं अपनी इसी शादी में बहुत खुश हूँ। मुझे तुम्हें वो फोन ही नहीं देना चाहिए था, मुझे क्या पता था पापा ये सब बातें करेंगे। तभी सौरभ कमरे से बाहर अपने पिता से फोन पर बात करने के लिए चला जाता है। सोनाली भारी कदमों से अपने बिस्तर पर जाकर लेट जाती है और रोते रोते कब उसकी आंख लग जाती है उसे पता ही नहीं चलता। जब सौरभ कमरे में आता है तो वो सो चुकी होती है। सौरभ सोनाली को सोता देखकर उसे कंबल उड़ा देता है। सौरभ सोनाली को सोते हुए देखकर सोचता है कि कितनी खुश थी उसकी सोनाली अपने घर जाने के लिए, कितनी उत्सुक थी, पर एक फोन ने उसकी सारी खुशियां छीन ली। सौरभ सोनाली के सिरहाने बैठकर उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहता है, मुझे माफ कर दो सोनाली, ये सब मेरी ही गलती है। वो तुमसे ये सब कह पाते हैं क्योंकि मैंने कभी उन्हें रोका टोका नहीं। मुझे लगा वो मेरे मम्मी पापा हैं, उनके प्रति मेरा फर्ज है कि मैं उन्हें जवाब न दूं। पर अब और नहीं, मेरी तुम्हारे प्रति भी जिम्मेदारियां हैं। मैंने उन्हें मना कर दिया है, अब वो तुम्हें कभी कुछ नहीं कहेंगे। अगर उन्हें कुछ कहना है तो मुझसे कहेंगे। अब मैं तुम्हें कभी किसी को कुछ नहीं कहने दूंगा, ये मेरा वादा है तुमसे। अगले दिन सोनाली की आंख जल्दी खुल जाती है। वो बालकनी में जाकर खड़ी हो जाती है। बाहर ठंडी हवा चलने के कारण वो दोनों हाथों में अपने आप को समेट लेती है। आसमान में पक्षी उड़ान भर रहे थे। पक्षियों की चहचहाहट उसके मन को सुकून दे रही थी। काश मैं भी एक पंछी होती तो इस आकाश में उड़ान भरती बिना किसी की परवाह किए। सोनाली मन में सोचती हुई गहरी सांस लेती है। क्या सोच रही हो? कहते हुए सौरभ सोनाली के गले में अपनी बाहें डाल देता है। कुछ नहीं, बस इन पक्षियों को देख रही थी। चलिए आप तैयार हो जाइए, मैं आपके लिए नाश्ता बना देती हूँ। मैं सोच रहा था कि आज ऑफिस से छुट्टी ले लेता हूँ और तुम्हें कहीं घुमाने ले चलता हूँ। नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा कहीं जाने का मन नहीं है, आप ऑफिस चले जाइए। पर सोनाली, फिर कभी घूमने चलेंगे, सोनाली ने शांत भाव से कहा। आप ऑफिस जाइए, मैं घर पर रुक जाता हूँ, तुम उदास लग रही हो। नहीं, मैं ठीक हूँ, आप फिक्र मत कीजिए। पर मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा। आपको पता है ना, मुझे थोड़ा समय लगता है, पर मैं ठीक हो जाती हूँ। कल के बारे में आई एम सॉरी। प्लीज सौरभ, अभी मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। अच्छा ठीक है, जब तुम्हारा मन होगा तब बात करेंगे, ठीक है? सोनाली हाँ में सिर हिला देती है।
सौरभ तैयार होकर नाश्ता करके ऑफिस चला जाता है। सोनाली बार बार घड़ी की ओर देखे जा रही थी। आज उसका समय काटे नहीं कट रहा था। आज घड़ी इतनी धीरे धीरे क्यों चल रही है? वो एक दो बार अपने घर फोन कर चुकी थी। उसकी मम्मी ने उसे बताया था कि उसके पापा जी हरि प्रसाद अंकल के साथ उसके ससुराल गए हुए हैं। दोपहर के 2 बज चुके थे, तभी फोन की घंटी बजती है। सोनाली की मम्मी का फोन था। सोनाली ने फोन का रिसीवर उठाते ही हड़बड़ाते हुए पूछा, मम्मी बात क्लियर हो गई? हाँ बाबा, हो गई। जैसे ही तेरे पापा जी घर आए हैं, उन्होंने सबसे पहले तुझे फोन करने को कहा है। ले, अपने पापा से खुद बात कर ले। सोनाली की मम्मी उसके पापा को फोन दे देती हैं। हेलो पापा, नमस्ते। पापा जी, सारी बात क्लियर हो गई? उन्हें पता चल गया कि हमने पूरे पैसे दिए हैं? हाँ बेटा, पता चल गया, पर तू पहले सांस तो ले ले। आपने जो कहा उसे सुनने के बाद अब मैं चैन की सांस ले पा रही हूँ, वरना कल से तो जैसे मेरा दम ही घुटा जा रहा था। बेटा, तू ऐसे परेशान न हुआ कर, हम हैं ना तेरी हर परेशानी को दूर करने के लिए। जानती हूँ पापा जी, तभी तो जी पा रही हूँ। कहते हुए सोनाली चुप हो गई। पर पापा जी, आपने उन्हें यकीन कैसे दिलाया? ये तो सब हरि प्रसाद जी का कमाल है। ऐसा क्या किया हरि अंकल ने पापा जी? तू तो जानती है, तेरे ससुराल वालों ने अपनी सारी डिमांड हमें पेपर पर लिख कर दी थी, और क्योंकि वो बिचौलिया थे और हमारे जानकार भी, तो मैंने सारा सामान और गाड़ी के पैसे उन्हीं से तेरे ससुराल वालों को दिलवाए थे। तो जब उन्होंने सभी कुछ उन्हें दिया, तो तेरे ससुर से उनके द्वारा दिए गए पेपर से मिलवाया भी, और जब सब कुछ उनकी मांगों के अनुसार था, तो उनसे उस पेपर पर हस्ताक्षर ले लिए कि हमारी ओर से इतना सामान और पैसे उन्हें दिए गए हैं, और आज वही पेपर काम आ गया। वाह पापा जी, हरि प्रसाद अंकल ने तो कमाल कर दिया। हाँ बेटा, आज उन्हीं के कारण हम ये सिद्ध कर पाए, वरना हमारी बेटी तो कभी उस गाड़ी में नहीं बैठने वाली थी जो उसके पापा ने उसके लिए दी थी। क्या पापा जी? देख सोनाली बेटा, कोई कुछ भी कहे, तू हमारे लिए अनमोल है। हमने तेरी शादी की है, तुझे छोड़ा नहीं है। अगर हम उनकी गलत बातें बर्दाश्त करते हैं तो तेरी खुशी के लिए, और अगर तू ही खुश नहीं तो इन सब का क्या फायदा? पापा जी, अगर आप मुझे खुश देखना चाहते हैं तो मुझसे वादा कीजिए कि आगे से आप उनकी कोई भी गलत बात बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है बेटा, हमारी खुशी तो बस इसी में है कि तू हमेशा खुश रहे। अच्छा, अब जल्दी फोन रख और कुछ खा ले। मैं जानता हूँ सुबह से तूने कुछ नहीं खाया होगा। आपको कैसे पता? हम क्या अपनी बेटी को नहीं जानते? पापा जी, आप इस दुनिया के सबसे अच्छे पापा हैं, और तू दुनिया की सबसे अच्छी बेटी है। अपने पापा से बात होने के बाद अब सोनाली को काफी हल्का लग रहा था। एक बार फिर सोनाली वर्तमान में लौट आती है। उसे पहली करवा चौथ पर अपने घर जाना था, और कहाँ उन्होंने पैसे को लेकर उसे ताने मारने शुरू कर दिए थे। पता नहीं इन लोगों के दोहरे मापदंड कब समाप्त होंगे। सोनाली को याद आया कि जब उसने अपनी सास को बताया कि वो अंडे खाती है, तो उसकी सास तुनक कर बोली थी, अगर हमें पहले पता होता तो हम ऐसी लड़की से अपने बेटे की शादी कभी नहीं करते जो अंडे खाती है। हमारे घर में अंडे खाने का रिवाज नहीं है। सोनाली ने उसी दिन से अंडे खाना छोड़ दिया। ये बात अलग है कि मोनिका सुशीला जी के सामने बैठकर ही एग रोल खाती थी, और वो उससे कुछ भी नहीं कहती थी। हालांकि सौरभ ने कई बार सोनाली से कहा कि वो अगर एग खाना चाहती है तो खा सकती है, किसी को पता नहीं चलेगा, पर सोनाली ने मना कर दिया। वो नहीं चाहती थी कि जो उनके यहाँ मना है वो काम करे। उसने सौरभ से कहा भी, देखिए, अंडा कोई ऐसी चीज नहीं है जो मैं छोड़ नहीं सकती, और जब आपके यहाँ नहीं खाए जाते हैं तो मैं छुप कर भी नहीं खाऊंगी। बस मुझे इससे परेशानी है कि जब मोनिका आपकी मम्मी के सामने बैठकर खाती है तो वो मुझे किस मुंह से ताने मारती हैं। पर रहने दीजिए, मुझे अब इन सब बातों की आदत हो गई है। सोनाली ने सोच लिया था कि अब वो कोशिश करेगी कि ऐसी बातों पर ध्यान ही ना दे, क्योंकि जब ध्यान देती है तो नुकसान उसका ही होता है, और उसका मूड
2-3 दिन खराब रहता है। दूसरों की छोटी सोच से अपनी सुख शांति क्यों भंग करनी। 9 महीने पूरे होने पर सोनाली ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। उसकी जिंदगी अब खुशहाल थी। उसने निश्चय कर लिया था कि वो दूसरों की किसी भी ओछी बात पर ध्यान ही नहीं देगी। दूसरे नहीं बदलने वाले, इससे अच्छा है हम बदल जाएं और उन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दें जो हमें खुशी देती हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू।